Hi guys, my name is Chansegar Barula and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008 and in case of any feedback or in case any help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. सो हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में हमने पढ़ लिया था, तकरीबन पूरा चैप्टर पढ़ लिया था और हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्वेश्चनर। यानी कि अगर आप एक ऑडिटर हो, ऑडिटर किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो किसी ऑडिट टीम के साथ आप गए हो तो क्या क्वेश्चनर होंगे जो आप आपने ऑडिटी के सामने, जिस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हो उसके सामने क्या क्वेश्चनर्स आप रखोगे। तो हमने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्वेश्चनर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मेंटेनेंस ऑफ सेंसिटिव यूज़र अकाउंट क्वेश्चनर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम करेंगे डेटाबेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस और प्रोटेक्शन के बारे में। अगला टॉपिक जो हमारा स्टडी में दिया हुआ है वो डेटाबेस कंट्रोल्स, फिजिकल एक्सेस और प्रोटेक्शन के बारे में दिया हुआ है, तो उसके क्वेश्चनर्स के बारे में दिया हुआ है। तो यानी कि अगर मान लिया सपोज आप किसी कंपनी में जाते हो एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, तो अगर मान लिया सपोज आप थोड़ी देर के लिए मान लो एक टीम में असाइंड हो और आपको डेटाबेस कंट्रोल्स के बारे में ऑडिट करना है एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, तो फिजिकल एक्सेस और उसके प्रोटेक्शन के बारे में ऑडिट करना है, तो आप क्या करोगे। तो आपके क्या क्वेश्चन होंगे, आपके क्या क्वेश्चनर होगा। बेसिकली स्टैंडर्ड क्वेश्चनर, स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क हमारी स्टडी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस लोगे, क्योंकि आप डेटाबेस का ऑडिट कर रहे हो तो लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस लोगे। आप पता करोगे उसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। तो कंपनी में हो सकता है एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, बड़ी कंपनी है तो हो सकता है मल्टीपल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो उस डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो लिस्ट ऑफ डेटाबेस आप लोगे कि किस किस टाइप का डेटाबेस है। मान लिया सपोज एक कंपनी है, उसमें एक पेरोल का डेटाबेस है और एम्प्लॉई, वैसे ये सारा इंटीग्रेटेड रहता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी में, लेकिन अलग अलग डेटाबेस भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज आउटसोर्सिंग कंपनी है, विप्रो है आपकी या जेनपैक्ट है, इस टाइप की कंपनीज़ हैं, तो उसमें क्या होगा कि अलग अलग क्लाइंट का अलग अलग डेटाबेस होगा और वो डेटा एक पर्टिकुलर डेटाबेस में जा रहा होगा और वो डेटाबेस सेग्रीगेटेड हो सकते हैं और उसके अलग अलग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। तो वो सारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की लिस्ट लोगे, डेटाबेसेस की लिस्ट लोगे और एडमिनिस्ट्रेटर के नेम लोगे। तो कौन एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज कर रहा है ये आप देखोगे और फिर उसकी क्वालिफिकेशन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसका इंटरव्यू आप ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आप करोगे। उसके बाद आप ये देखोगे कि जो हार्डवेयर सेग्रीगेटेड है कि नहीं है, आईटी डिपार्टमेंट कहाँ डेटाबेस है, इसकी एक पर्टिकुलर लिस्ट है कि नहीं है। मालूम पड़ा कि पर्टिकुलर डेटाबेस किसी डेटाबेस सर्वर है, एक डेटाबेस सर्वर है, 2 है, 3 है, 4 है, उनकी लोकेशंस क्या हैं, उनके बैकअप डेटाबेसेस, उस डेटाबेस का बैकअप कहाँ रखा जाता है, कौन से डेटाबेस में रखा जाता है, डीआरपी के लिए, डिज़ास्टर रिकवरी के लिए क्या है, अगर एक जगह डिज़ास्टर हो तो दूसरी जगह डेटाबेस का बैकअप कहाँ रखा जाएगा, या ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो आपको हार्डवेयर की लिस्ट लेनी पड़ेगी, जो आपको आईटी डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा कि आप आइडेंटिफाई और सेग्रीगेट कर सकते हो हार्डवेयर को जो कि इस डेटाबेस को होस्ट कर रहे हैं जी, यानी कि जो डेटाबेस कौन सा डेटाबेस किस हार्डवेयर में है। क्या एक डेटाबेस मल्टीपल हार्डवेयर में है, क्या एक हार्डवेयर में मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक सर्वर में पता नहीं कितने डेटाबेसेस हो सकते हैं। तो आप वो आइडेंटिफाई और सेग्रीगेशन, आप लिस्ट मांगोगे कौन से हार्डवेयर में कौन सा डेटाबेस है या कौन से डेटाबेस किन किन हार्डवेयर्स में, आप ये लिस्ट मांगोगे और फिर आप एक देखोगे कि क्लियर पार्टीशन है कि नहीं है एप्लीकेशन एरिया और डेटा एरिया में। अगर पर्टिकुलर एक सिस्टम है तो उसमें क्या होगा कि डेटाबेस आपके लिए क्लियर पार्टीशन होना चाहिए, वहाँ पर डेटाबेस रखा जाए। एप्लीकेशन के लिए क्लियर पार्टीशन होना चाहिए, एप्लीकेशन अलग। बेसिकली क्या होता है, अगर बड़ी आपकी एक कंपनी है, जैसे फॉर बैंक्स हैं, तो वहाँ पर एप्लीकेशन सर्वर अलग होगा और डेटाबेस सर्वर अलग होगा, दोनों अलग अलग होंगे। तो क्या अगर छोटी कंपनी है, उसमें एक पर्टिकुलर सर्वर है, तो क्या पार्टीशन है कि नहीं है, क्लियर पार्टीशन है कि नहीं है एप्लीकेशन एरिया और डेटाबेस एरिया में। इसका रीज़न क्या है कि एप्लीकेशन जो डेटाबेस है उसका एक्सेस केवल एप्लीकेशन एरिया से होना चाहिए, एप्लीकेशन से होना चाहिए, बाकी कहीं और से नहीं होना चाहिए।
तो और उसका जो एप्लीकेशन का अगर मान लिया वेबसाइट के साथ अगर वेब लिंकेजेस हैं, अगर इंटरनेट के साथ कनेक्शन, तो एक वेब सर्वर का जो कनेक्शन होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर प्रॉक्सी सर्वर के साथ होना चाहिए। प्रॉक्सी सर्वर का कनेक्शन आपका, वेब प्रॉक्सी सर्वर का कनेक्शन आपका एप्लीकेशन सर्वर से होना चाहिए, एप्लीकेशन सर्वर का डेटाबेस सर्वर से होना चाहिए। तब डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, क्योंकि डेटा केवल एप्लीकेशन सर्वर से बात करेगा और एप्लीकेशन सर्वर से फिर इंटरनेट को हम कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई हुई है, पहले लेक्चर्स में बताई हुई है। उसके बाद आप ये देखोगे कि आईटी डिपार्टमेंट ने स्टैंडर्ड्स कन्वेंशंस लीड डाउन किए हैं कि नहीं है डेटाबेस के लिए, कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा, कौन क्रिएट करेगा, स्टोरेज कैसे होगा, उसका नेमिंग क्या होगा, उसको आर्काइव कैसे किया जाएगा, इस सब का स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप मांगोगे। तो यानी कि आप कहोगे, सबसे पहले कहोगे भैया लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस लिया और एडमिनिस्ट्रेटर का नेम लिया। फिर दूसरी चीज़ कहोगे कि आप हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करो, सेग्रीगेट करो, उसकी लिस्ट दो मुझे कि कहाँ कहाँ पर डेटाबेस, कौन कौन सा डेटाबेस रखा जाता है। फिर आप पूछोगे क्लियर पार्टीशनिंग है कि नहीं है एप्लीकेशन एरिया और डेटाबेस एरिया में। जैसे हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, सी डी सब अलग अलग पार्टीशन होता है, तो फिजिकली आप जाओगे और देखोगे है कि नहीं है। और अगर मान लीजिए सपोज अलग अलग जगह पर डेटाबेस रखा है, एप्लीकेशन सर्वर दिल्ली में रखा है, डेटाबेस सर्वर बॉम्बे में रखा है, तो आप जाकर वो वेरीफाई करोगे कि ऐसा है कि नहीं है, क्लियर पार्टीशनिंग है कि नहीं है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट मांगोगे, आप कहोगे भाई आईटी डिपार्टमेंट से कि भाई डेटाबेस के क्रिएशन, स्टोरेज, नेमिंग और आर्काइवल के लिए स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड्स हैं तो आप वो स्टैंडर्ड्स मांगोगे और उनको चेक करोगे। फिर उसके बाद देखोगे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है कि नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी आता है डांट के चला जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, ऐसा नहीं चलेगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होनी चाहिए। ऐसा वैसा आदमी का उससे एक्सेस ही नहीं होना चाहिए, छोटा आदमी उससे बात ही नहीं, उसकी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होनी चाहिए। कोई भी आदमी आएगा डांटेगा, उसको मैनिपुलेट करेगा, कुछ भी डेटा लेकर चले जाएगा, कुछ भी करके चले जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की एक रिस्पॉन्सिबल लेवल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई भी आदमी आकर उससे बात करके चला ना जाए। उसके बाद अगर डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की जो फाइल्स हैं, जो डायरेक्टरी की परमिशंस हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हैं कि नहीं है। मान लिया सपोज कोई एप्लीकेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई पर्टिकुलर फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एप्लीकेशन को एक्सेस करता है और एप्लीकेशन के थ्रू कमांड देता है, एप्लीकेशन को कमांड देता है और एप्लीकेशन जो है डेटाबेस से बात करती है। यानी कि डीबीएमएस जो है, डीबीएमएस किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पर उसकी फाइल्स, उसकी डायरेक्टरी की परमिशन रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं। अगर उसकी ही डायरेक्टरी की परमिशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वहाँ पर कोई भी आदमी कोई एक चोर दरवाज़ा क्रिएट कर सकता है, एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट कर सकता है जहाँ से इंफॉर्मेशन बाईपास हो जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की फाइल्स और डायरेक्टरी परमिशन ये रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम पहले भी बोला है कि यूजर्स, जो नॉर्मल यूजर है, उनको डेटाबेस का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए, उनका एप्लीकेशन के थ्रू होना चाहिए। जो मैंने हायर की अभी थोड़ी देर पहले भी बोली, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि अगर मान लीजिए सपोज हम इंटरनेट में जाते हैं तो गूगल में जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर सर्वर में जाए गूगल, फिर गूगल के एप्लीकेशन सर्वर में जाए और फिर गूगल के डेटाबेस सर्वर में जाए। तो यानी कि एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सर्वर से बात करे ताकि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। डेटाबेस सर्वर पर कोई नहीं जा सकता है डायरेक्टली, केवल एप्लीकेशन सर्वर से कम्युनिकेट किया जा सकता है और एप्लीकेशन सर्वर से ही यूज़र कम्युनिकेट कर सके। नॉर्मल यूज़र एप्लीकेशन सर्वर से ही कम्युनिकेट करे, अदरवाइज रिक्वेस्ट डिनाई हो जाए, रिक्वेस्ट ड्रॉप हो जाए। अगर कहीं और सर्वर से आ रही है तो रिक्वेस्ट ड्रॉप हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टली क्वेरी कर सकता है। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होना चाहिए। यानी डेटाबेस को डायरेक्ट क्वेरी या डायरेक्ट एक्सेस करने की परमिशन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के होनी चाहिए और वो भी लॉग्स होने चाहिए, उसमें पूरा रीज़न, रिकॉर्ड्स होने चाहिए, रीज़न होना चाहिए कि भाई इसने भी डायरेक्टली क्यों एक्सेस किया। भाई डेटाबेस की मेंटेनेंस करने के लिए कई बार डायरेक्टली आपको परमिशन जाना पड़ता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एटीएम है, एटीएम के अंदर पैसा पड़ा हुआ होता है,
तो आप पैसे पर डायरेक्टली नहीं जाओगे, आप तो पहले कार्ड लगाओगे। लेकिन जो पैसा कई बैंक का ऑफिशियल होगा वो कई बार डायरेक्टली वो की से खुलता है और पासवर्ड से खुलता है और फिर वो पैसे वहाँ पर डालता है और निकालता है। तो उसको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है, तो उसको पैसे की डायरेक्ट एंट्री है। लेकिन आपको एप्लीकेशन के थ्रू है, आप एक्सेस कार्ड्स ATM कार्ड्स डालते हो और उसके बाद पैसा निकल कर आता है। तो डायरेक्ट क्वेरी या एक्सेस डेटाबेस का वो केवल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को होना चाहिए और वो लॉगिन होना चाहिए, उसमें टाइम कब किया। उसके बाद अगर ट्रिगर्स जो हमने पढ़े थे, ट्रिगर्स का यूज़ कर रहे हो, लार्ज क्वेरीज हो रही हैं, मालूम पड़ा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या कोई ऑथराइज यूज़र अगर वो ट्रिगर्स का यूज़ कर रहा है और लार्ज क्वेरीज हो रही हैं। ट्रिगर्स का मतलब यानी कि मालूम पड़ा आपका कोई फॉर एग्जांपल आपका अगर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड में डिलीट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर निकल कर आ रहा है। तो ऐसे ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लार्ज क्वेरीज हो रही हैं, तो इसको हमें मॉनिटर करना पड़ेगा क्योंकि ओवरलोडिंग कर सकता है डेटाबेस की और डेटाबेस के परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकता है, और ये हमें नहीं होना चाहिए कि डेटाबेस का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो। इसके बाद आप ये चेक करोगे कि सारे अगर मान लीजिए सपोज कोई वेंडर है, उससे आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, कोई और साथ ही साथ पासवर्ड उन्होंने सप्लाई किया है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सप्लाई किया है, तो वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज होना चाहिए, वेंडर सप्लाइड पासवर्ड चेंज होना चाहिए। जनरली क्या होता है, आपने देखा है कि हम कंप्यूटर लेते हैं, उसके बाद विंडो लेते हैं, विंडो में का एक पर्टिकुलर की वो देता है और वो की वैसी ही पड़ी रहती है हमारे पास, वो हम चेंज नहीं करते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है विंडो को तो उसकी की वही की हम फिर से निकाल लेते हैं। तो वेंडर सप्लाइड पासवर्ड और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलावा क्या है कि जो जितने भी डेमो यूज़र्स हैं, डेमो डेटाबेसेस है वो रिमूव करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है डेमो डेटाबेस क्रिएट करते हैं और डेमो डेटाबेस में क्या होता है असली डेटाबेस असली डेटा होता है, उसका मिररिंग होती है। यानी कि आपने एक डेटा क्रिएट किया, उस पर आप काम कर रहे हो, तो क्या है कोई पुराना डेटा लगाओगे ना, पुराना हिस्टोरिकल डेटा यूज़ करोगे या करंट का डेटा यूज़ करोगे, तो वो डेटा वो डेमो डेटाबेस रहा और आप डेमो यूज़र रहे, तो आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चले गए, आपको गुस्सा आ गया, आपने किसी को अपना पासवर्ड लॉगिन नेम दे दिया और वहाँ से डेटाबेस से डेटा निकाल लिया सारा का सारा और किसी को भेज दिया। तो डेमो यूज़र और डेमो डेटाबेस डेमोस्ट्रेशन के बाद अगर कोई डेमो हो रहा है उसके बाद उसका लॉगिन पासवर्ड रिमूव हो जाना चाहिए। असल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो टैली है आपके पास, तो टैली को सीखने के लिए एक एजुकेशनल वर्जन आता है। तो अगर मान लीजिए वो डेमो वर्जन आता है तो उस डेमो में आपने डेटा डाल दिया, डेटा डाल के आप काम करने लगे, काम करने के मैं डेमो डेटाबेस यूज़ किया, तो वो डेमो डेटाबेस आपको रिमूव करना चाहिए बाद में, क्योंकि उसके अंदर डेटा रखा हुआ है, मिररिंग डेटा। कोई भी आदमी अंदाज़ा लगा सकता है कि आपकी कंपनी में जनरली क्या चल रहा था या क्या चल रहा है, अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगा सकता है। तो वेंडर सप्लाइड पासवर्ड और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको चेंज करने पड़ेंगे, डेमो यूज़र और डेमो डेटाबेस यूज़र को हटाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई सेशंस पर यूज़र पे कंट्रोल है कि नहीं है, 10 आदमी एक सेशन में काम कर सकते हैं या 5 आदमी कर सकते हैं, कंकरेंट यूज़र्स कितने हो सकते हैं, एक साथ 5 आदमी काम कर सकते हैं, 4 आदमी काम कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कई केसेस में आप ये कहोगे कि 3 लोगों के पास कोई पर्टिकुलर चीज़ का राइट है, एक पर्टिकुलर आदमी के पास है, उसका बैकअप है, तीसरा बैकअप हमने क्रिएट किया, तो तीनों एक साथ एक टाइम पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यानी एक आदमी का लॉगिन चल रहा है तो दूसरे तीसरे का नहीं चलना चाहिए। तो उससे क्या होता है सिक्योरिटी इंश्योर होती है कि 2 आदमी अगर चाहें भी तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डेटाबेस 3 डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं सपोज और क्रिटिकल डेटा है और आप ये नहीं आपको ये नहीं चाहिए कि तीनों एक साथ उसका लॉगिन करें। तो आपको ये चाहिए कि 3 शिफ्ट है, 3 शिफ्ट में 3 बंदे काम करते हैं, अलग अलग टाइमिंग है उनका। तो आप ये कर सकते हो कि एक टाइम पर एक ही आदमी लॉगिन कर सकता है। तो एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जब तक बैठा है, जब तक उसका लॉगिन है, दूसरे का लॉगिन नहीं होगा। तो आप कंकरेंट यूज़र पर रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो, सेशन पर यूज़र पर रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो। उसके बाद आप यूज़र क्रिएट कर रहे हो तो वो आर्मी प्रिंसिपल या अलकायदा प्रिंसिपल पर होना चाहिए कि नीड बेस्ड होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। राइट तभी ग्रांट होनी चाहिए जब रिक्वायरमेंट हो, नीड हो, ज़रूरत हो, तभी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए उस किसी को डेटा एंटर करना है तो उसका राइट तभी उसे मिलना चाहिए जब वो डेटा एंट्री वाला है। अगर सुपरवाइज़र को डेटा एंट्री के राइट नहीं मिलने चाहिए, हाँ उसको डेटा मॉडिफिकेशन के राइट्स मिल सकते हैं,
तो नीड बेस्ड पर ये काम होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर दिया गया है तो ऑडिट ट्रेल्स जो हैं, अगर डेटाबेस कोई आदमी चेंज कर रहा है या कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेंज कर रहा है तो ऑडिट ट्रेल्स होनी चाहिए। आपके यूज़र सेशंस का लॉग होना चाहिए। अगर ऑडिटिंग हो रही है तो ऑडिटिंग सेशन का लॉग होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लिया सपोज आप कंपनी में गए और आपके लिए एक पासवर्ड और यूज़र आईडी बना दिया गया, तो मान लिया सपोज डेटाबेस के लिए आप ऑडिट कर रहे हो, जैसे टैली है, टैली में आपका ऑडिटर का एक सेपरेट पासवर्ड बना दिया गया, एक सेपरेट पासवर्ड बना दिया गया, तो क्या होगा कि वो सेपरेट पासवर्ड केवल ऑडिटर केवल लिमिटेड राइट्स होंगे, वो देख सकेगा, बाकी और कुछ नहीं कर सकेगा उसे। तो यूज़र के राइट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, नीड बेस्ड होने चाहिए और उनकी लॉगिंग होनी चाहिए। मतलब यूज़र अगर ऑडिटिंग सेशन है, आप ऑडिटर हो, आप उसका डेटाबेस में लॉगिन कर रहे हो, तो पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या काम किया, कितने बजे लॉगिन किया, कितने बजे लॉग आउट किया, कौन कौन से सिस्टम की फाइल्स देखी, क्या चीज़ें देखी, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक लिस्ट ऑफ बैच जॉब्स होनी चाहिए कि भाई जो डेटाबेस में एग्जीक्यूट हुई है, और उसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए सीवियरिटी के अनुसार, कितना हर बैच जॉब का टाइमिंग ऑफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लें सपोज एक एचआर का डेटाबेस है और वहाँ पर एक सपोज आपका एचआर मैनेजर है, तो वो डेटा अगर कोई डेटा डालता है महीने के एंड में डेटा डालता है, सपोज सैलरी होती है 7 तारीख को या 1 तारीख को सैलरी होती है, 25 तारीख तक उसे सारा डेटा डालना होता है जो भी ज्वाइनीज हैं इस महीने के, तो वो पूरे बैच एक साथ डाल सकता है। तो वो बैच जब बैच वो इनपुट करेगा, अपने सिस्टम में इनपुट करेगा, तो बफर्स या एक टेम्परेरी फाइल बन जाएगी और टेम्परेरी सिस्टम में वो रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि टेम्परेरी सिस्टम में रहने के बाद जब प्रोसेसिंग पीरियड आएगा तो वो पूरा बैच एक साथ प्रोसेस होगा। बैच प्रोसेसिंग यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर सारी प्रोसेसिंग होती है, मंथ एंड पर सारी प्रोसेसिंग होती है। तो लिस्ट ऑफ बैच जॉब जो एग्जीक्यूट होने वो सारे होने चाहिए। लिस्ट ऑफ बैच जॉब ही नहीं होनी चाहिए बल्कि किसको वो एक्सेस है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। टाइम, उसका टाइमिंग क्या है एग्जीक्यूशन का, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। और अगर बैच को प्रोसेस करने में कोई एरर आया तो बैच एरर लॉग्स होने चाहिए, उनको रिव्यू करना चाहिए, करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए और पीरियडिकली लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लें सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है, वो गलत डाल दी गई, 19 की जगह 20 डाल दी गई, 1985 की जगह 2085 डाल दी गई, तो एरर पता होना चाहिए कि इस बैच में ये एरर्स हैं। वैसे ही पहले ही रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए जिससे एरर ना हो, और अगर मान लीजिए सपोज किसी भी चीज़ की वजह से एरर्स हों तो एरर लॉग्स को हमें रिव्यू करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सपोज कभी कभी क्या होता है प्रोग्रामिंग, क्योंकि पेरोल सिस्टम्स, ये सिस्टम्स ऐसे हैं, टैक्स वगैरह इनमें चेंज होता रहता है, तो टैक्स आता रहता है, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा बैच लॉग्स को कि कहीं एरर तो है कि नहीं है। अगर एरर आ गया, अगर आपने प्रोग्रामिंग चेंज की और उस प्रोग्रामिंग चेंज की वजह से कोई पर्टिकुलर एरर आ गया तो बैच एरर लॉग्स को रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद सेपरेट एरिया होना चाहिए टेम्परेरी क्वेरीज के लिए, जो कि पावर यूज़र्स या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। मालूम पड़ा उन्होंने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या पावर यूज़र्स ने कोई क्वेरीज की रन की, तो उसके लिए वो टेम्परेरी क्वेरीज के लिए अगर मान लीजिए सपोज कोई यूज़र आया, यूज़र ने कहा कि भाई ये एक पर्टिकुलर क्वेरी हमें रन करनी है, और उसने परमिशन ले रखी है, ऑथराइजेशन है, और वो क्वेरी उसमें रन हुई, तो टेम्परेरी क्वेरीज के लिए सेपरेट एरिया ईयर मार्क्ड होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि टेम्परेरी सब डेटाबेस अगर क्रिएट हो रहा है इन क्वेरीज की वजह से, तो इन्हें पीरियडिकली हमें रिमूव करना चाहिए, डिज़ायर्ड पर्पस के बाद हम इसे रिमूव करें, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लें सपोज कई बार क्या होता है कि टेम्परेरी फाइल्स बन जाती हैं तो उसे हम डिलीट करते हैं, उसी तरीके से अगर मान लें जैसे उसी तरीके से अगर मान लें सपोज हम कोई बजट बना रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं, आपका सिस्टम है उसमें से डेटा ले रहे हैं और फिर एक पर्टिकुलर फीडबैक आ रहा है सेल्स डिपार्टमेंट का, दूसरे डिपार्टमेंट का, और वो बनाकर हम टेम्परेरी बजट क्रिएट कर रहे हैं। सपोज बजट मेकिंग प्रोसेस में जब एक टेम्परेरी बजट बन जाता है एक लेवल तक, तो फिर हम क्या करेंगे
कि वो टेम्परेरी एरिया में होना चाहिए, टेम्परेरी क्वेरीज हैं वो, कि जब फाइन ट्यून्ड बजट हो जाएगा तो फिर वो परमानेंटली इंस्टॉल्ड हो जाएगा, परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाएगा सिस्टम में, और फिर उससे वेरिएंस निकलने लगेंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन जो पुराने बजट्स थे जो कि फॉर द टाइम बीइंग बने थे, तो उनको हमें मिटाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि हमें जो पूरा सिस्टम का डिज़ाइन के बारे में पूछना पड़ेगा, टेबल्स की स्कीमियाज के बारे में पूछना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस जो है रिलेशनल डेटाबेस होता है, एक दूसरे से रिलेशन बनता है। यानी कि एम्प्लॉय कोड है, उसके बाद एम्प्लॉय का नेम है, उसके बाद उसका बैंक अकाउंट है, उसके बाद और पीएफ डिटेल है, तो वो एक रिलेशन होता है। यानी कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड के आगे एक पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इन पर्टिकुलर केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा कि डिज़ाइन के बारे में आपको पता करना पड़ेगा कि क्या डिज़ाइन है, क्या स्कीमिया है। मालूम पड़ा एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर कितने बंदे काम करते हैं, तो एक डिपार्टमेंट के अंदर कुछ बंदे काम कर सकते हैं, वो अकाउंट्स के अंदर हैं तो वो दूसरे के अंदर नहीं हो सकते हैं। लेकिन कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो बंदे को रिसोर्स को शेयर करते हैं, तो वो दो वहाँ पर डेटाबेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, 1 to many, many to 1। तो आपको स्कीमिया पता करना पड़ेगा टेबल्स फाइल्स का, और फिर आपको ये पता करना पड़ेगा भाई उसको इनपुट कौन करता है, उसके चेकर्स कौन है, मेकर्स कौन है, कौन उसे बनाता है, कौन उसको चेक करता है, और उनके टाइम स्टैम्प्स यानी कब बनते हैं वो, किस पीरियड में बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। इसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पीरियडिकली रोटेट होते हैं कि नहीं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो दूसरा आएगा, तो प्रोसीजर्स दूसरा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसके प्रोसीजर्स में गलती निकालेगा। तो इसलिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रोटेट होते हैं कि नहीं पीरियडिकली। फिर ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं हम डेटा को, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज साइंड है कि नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग ली गई कि है कि नहीं की है इन सर्विस प्रोवाइडर्स से। अगर मान लीजिए सपोज हम कोई एक्सटर्नल सर्विस लेते हैं या एक्सटर्नल सर्विस देते हैं, तो कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग होनी चाहिए। अगर जो डेटा, हमारा डेटा उनके पास जाता है, उनका डेटा हमारे पास जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी स्टडी बोलती है कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और एक्यूरेसी के बारे में बोलती है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है, और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी रेफरेंशियल डेटाबेस के लिए होती है। और डेटाबेस जो आज की डेट में DBMS यूज़ होता है वो RDBMS होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट होता है। ये हम पहले ही बढ़ चुके हैं। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि एक डेटा एक रिलेशनशिप बनाता है। यानी कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले और पहले सेशंस में बोला कि एम्प्लॉय कोड, नेम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मान लिया सपोज आपको कोई चीज़ डिलीट करनी है, मेरा एम्प्लॉय कोड आपने डिलीट कर दिया, मैं जा रहा हूँ, तो कैस्केड डिलीशन होता है। कैस्केड मतलब एक चीज़ डिलीट हुई तो पूरी चीज़ डिलीट हो जाती है। और कैस्केड अपडेट भी हो सकता है। अगर मान लिया सपोज मेरा एम्प्लॉय कोड डाल रहे हो आप, नया एम्प्लॉय हो, तो फिर बाकी सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो कैस्केड डिलीशन और कैस्केड अपडेट होता है। तो रेफरेंस बहुत मायने रखता है। अगर मान लीजिए वो टेबल्स हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और एक टेबल में आपने मेरा डेटा डिलीट किया तो दूसरी टेबल में रहा, तो फिर वो तो डेटा इंटेग्रिटी खराब हो जाएगी। अगर मान लीजिए सपोज मेरा एम्प्लॉय कोड डिलीट कर दिया आपने और अब मेरा एम्प्लॉय कोड है ही नहीं, और दूसरी टेबल में मेरे बारे में जो डेटा है उसके रेफरेंस पॉइंट नहीं है, मतलब मेरी जो प्राइमरी की है, जो जिस पर मेरा सारा डेटा एम्प्लॉय कोड पर जिस पर मेरा सारा डेटा बेस्ड है, वही डिलीट कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होती है। और ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इसीलिए आती है क्योंकि हम रेफरेंशियल डेटाबेस में काम करते हैं। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी नहीं है तो गड़बड़ है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी टाइम के अनुसार भी खराब हो सकती है, इम्पेयर हो सकती है इंटेग्रिटी। कैसे, मैं एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बन गया तो वो सिस्टम में अपडेटेड नहीं है, तो वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी गड़बड़ हो जाती है। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए ताकि डेटाबेस कंट्रोल रिपोर्ट्स होनी चाहिए, और फिर वो यूज़र डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन से बनना चाहिए। एक्यूरेसी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। जैसे HR डिपार्टमेंट होते, जैसे ही बंदा ज्वाइन करे तो उसका एक पर्टिकुलर जगह वो एम्प्लॉय कोड डालें, वो एम्प्लॉय कोड जनरेट हो जाए। और अगर मान लीजिए सपोज कोई नया बंदा ज्वाइन करे तो फिर वो क्या करें,
कि वो नया, अगर मान लें सपोज उस बंदे का डेजिग्नेशन चेंज हुआ है तो वो डेजिग्नेशन डालें और डेट डालें, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। उनके HRMS जो मॉड्यूल HR यूज़ करता है उसे कई, हाँ जनरली हम HRMS कहते हैं, HR का मॉड्यूल जो होता है, तो HR मॉड्यूल में वो करे तो बाकी सारे मॉड्यूल्स में वो इन्फॉर्मेशन अंदर चले जाएगी। भाई ये मैनेजर हो गया, इस डेट से मैनेजर हो गया, या इस डेट से इसकी डेजिग्नेशन चेंज होगी। तो ये सारी चीज़ कौन बताएगा? ये सारी चीज़ HR बनाएगा। HR क्या है? यूज़र डिपार्टमेंट है। तो यूज़र डिपार्टमेंट ये बताएगा कि भाई कैसे स्टैंडर्ड सेट होंगे, डेटाबेस कंट्रोल कैसे होगा, डेटाबेस कंट्रोल रिपोर्ट्स कौन सी निकलेंगी, और इसी तरीके से एक्यूरेसी और इंटेग्रिटी ऑफ डेटाबेस मेंटेन होगी। फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है, बैकएंड से कुछ रिपोर्ट्स पीरियडिकली चल रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया एम्प्लॉई चले गए तो ऑटोमेटिकली अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास डेटा आ गया कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स आ गए, ट्रिगर्स की वजह से एक डेटा आ गया, ईमेल आ गया कि भाई इतने इतने बंदे इस महीने चले गए हैं, डेटाबेस से डिलीट हो गए। तो अगर मान लिया सपोज बैकएंड डेटाबेस से कोई रिपोर्ट चल रही है, तो अगर मान लिया उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हों, नेगेटिव रिजल्ट्स हों, जो भी हों, वो एडमिनिस्ट्रेटर को, सीनियर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी चाहिए। अगर मान लिया उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ हो रही है, कोई शेड्यूलर काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर शेड्यूलर्स लगे होते हैं जो शेड्यूल टाइमिंग पर चलते हैं। अगर आपने बोला कि सैलरी हो गई 7 तारीख को, 10 तारीख को सैलरी रजिस्टर सीनियर मैनेजमेंट के पास चले जाना चाहिए, तो वो चले जाना चाहिए। अगर नहीं चला तो शेड्यूलर गड़बड़ है, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी, इंश्योर करना पड़ेगा राइट टाइम पर शेड्यूलर चल रहा है कि नहीं, राइट टाइम पर सारी रिपोर्ट्स चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। और अगर ये रिपोर्ट्स पीरियडिकली नहीं चल रही हैं तो फिर उसे प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। और अगर ये पीरियडिकली चल रही हैं तो यूज़र डिपार्टमेंट के पास डायरेक्टली ये रिपोर्ट जाए और वो उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करे कि एक्यूरेट है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है, क्रॉस चेक करे। अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन आई तो उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर सकता है और फीडबैक दे सकता है। इसे फीडबैक लूप कहते हैं। तो ऑटोमेटिक इंटरफेसेस अगर क्रिएटेड हैं तो वो ऑटोमेटिक इंटरफेसेस काम करने चाहिए, और वो ऑटोमेटिक इंटरफेसेस बहुत हेल्प करते हैं। अगर वो सही तरह टाइम पर चल रहे हैं और रेगुलरली चल रहे हैं तो रिकंसिलेशन के पर्पस में बहुत हेल्प करते हैं। सोर्स और रिसीविंग सिस्टम दोनों में क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन राइट टाइम में रिसीव होती है और वो क्रॉस चेक भी होती है। उससे आदमी का एफर्ट्स भी कम होता है। कई बार क्या होता है, डेटा माइग्रेट किया जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, तो यूज़र डिपार्टमेंट को वेरीफाई करना चाहिए कि भाई तुम्हारा डेटा माइग्रेट हो रहा है, क्या सही तरीके से माइग्रेट हुआ है। फॉर्मल डेटा माइग्रेशन रिपोर्ट होनी चाहिए। भाई अगर डेटा माइग्रेट हो रहा है, क्रॉस चेक हुआ है कि नहीं हुआ है, सही डेटाबेस माइग्रेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चेकिंग होनी चाहिए। और अगर बैकएंड डेटाबेस में कोई एंट्रीज रखी गई है, डायरेक्टली रखी गई है, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं, तो उसके लिए रिटर्न ऑथराइजेशन होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप नया सिस्टम लेते हैं, कोई पर्टिकुलर पेरोल लेते हैं या ये लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप एक एक करके एंट्री तो नहीं डालोगे। अगर 5 एम्प्लॉयज़ हैं, एक एक्सेल शीट बनाओगे और उसे अपलोड कर लोगे। बाद में फिर आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर रोज एंट्री डालेगा और फिर उसका मैनेजर वेरीफाई करेगा, तब वो सिस्टम में जाएगी। तो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज है। इसमें एंट्रीज डायरेक्टली डेटाबेस में जा रही हैं, इसमें एप्लीकेशन के थ्रू नहीं जा रही हैं, आप डायरेक्टली डेटाबेस में उसे अपडेट कर दे रहे हो। आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाओगे, वहां पर जाओगे तो उनसे डायरेक्टली अपडेट करने के लिए करोगे। तो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में रिटर्न ऑथराइजेशन से ये एंट्री डायरेक्टली होनी चाहिए। अगर डायरेक्टली है डेटाबेस में तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपको रिटर्न ऑथराइजेशन उसका मांगना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर मान लीजिए सपोज एंट्री है, अपडेट हो रही है, डिलीट हो रही है किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की वजह से, मान लीजिए कोई ट्रबल शूटिंग है, तो उसका अप्रूवल होना चाहिए राइटिंग में और रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो आप क्या मांगोगे? रिकॉर्ड मांगोगे, भाई वो रिकॉर्ड दे दो हमें एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के लिए। उसके बाद आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स देखोगे, जो शेड्यूलर रेगुलर रिपोर्ट्स चला रहा है वो रिपोर्ट्स देखोगे, वो पीरियडिकली हो रही हैं कि हो रही हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछोगे। अगर मान लिया सपोज ऑटोमेटिक इंटरफेसेस हैं तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछोगे। अगर सोर्स और रिसीविंग सिस्टम है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के, तो उनके रिकंसिलेशन है कि नहीं है, इनके
के बारे में पूछोगे। अगर डेटा माइग्रेट किया गया है तो आप वेरीफाई करोगे, सेटिस्फाई होगे कि भाई एक्यूरेसी क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो आपने माइग्रेट किया, क्या फॉर्मल डेटा माइग्रेशन रिपोर्ट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। फाइनली हमारी स्टडी बताती है एडमिनिस्ट्रेशन और हाउसकीपिंग करके एक टॉपिक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और हाउसकीपिंग में वो ये बोलती है 4-5 पॉइंट्स उसने बोला है क्वेश्चनर के रूप में आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर को लिस्ट ऑफ यूज़र को पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए और वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो ये आप जाओगे, आप पूछोगे कि भाई ऐसा है कि लिस्ट ऑफ यूज़र है कि नहीं है, ये रिव्यू डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है, इनएक्टिव यूज़र डीएक्टिवेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनका लिस्ट लोगे और उसको देखोगे डीएक्टिवेटेड हैं कि नहीं है। बैकअप शेड्यूल्स देखोगे आप, बैकअप डेटा कब हो रहा है उसके शेड्यूल्स आप देखोगे। उसके बाद आप ये देखोगे कि जो डेटाबेस का जो बैकअप हो रहा है उसको टेस्ट इन्वायरमेंट में आप देख सकते हो कि भाई एक्यूरेटली बैकअप हो रहा है कि नहीं हो रही है, एक्यूरेसी आप उसकी इंश्योर करोगे। उसके बाद आप ये देखोगे कि सीनियर पर्सनल जितने भी यूज़र डिपार्टमेंट हैं वो बैकअप के टेस्टिंग के टाइम पर प्रेजेंट हैं कि नहीं है। तो यानी बैकअप आप ले रहे हो तो बैकअप की टेस्टिंग भी होनी चाहिए, राइट बैकअप जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर रॉन्ग बैकअप जा रहा है तो प्रॉब्लम है, तो सीनियर मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर उसके अलावा जो पीरियडिक आर्काइवल डेटाबेस का जो हो रहा है, तो मैंने 2 चीज़ बोली थी कि बैकअप्स और आर्काइव्स दोनों डिफरेंट होती हैं। बैकअप्स जो होता है यानी कि आप डेटाबेस को रखते हो, आप शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हो। आर्काइविंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो आप आर्काइवल और डेटाबेस को देखोगे क्योंकि आर्काइवल जनरली लॉ के रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखो। जहाँ लॉ आती है वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो आर्काइवल ध्यान से करना पड़ेगा। अगर मान लें सपोज बैकअप है तो उतना ध्यान ना भी हो तो चलेगा, लेकिन आर्काइवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारे क्वेश्चनर्स थे, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के क्वेश्चनर थे। ये काफ़ी बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रॉडली इसका मीनिंग समझ में आ गया तो आप क्वेश्चनर देख सकते हो, वहाँ पर जा सकते हो, ऑडिट कर सकते हो और एग्ज़ाम में भी इसके आंसर दे सकते हो। थैंक्स।